नमस्कार श्रोताओं। क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयों के साथ मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा, एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गई हूँ 25 दिसंबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है नेपाल की राजनीति, भारत इधर चीन उधर। दोस्तों, नेपाल एक बार फिर से राजनीतिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। किसी न किसी रूप में वहां की राजनीति अस्थिरता का शिकार रही है। इसे चाहे लोकतांत्रिक अपरिपक्वता कहें या फिर चीन की दखलंदाजी या फिर नेपाल की मजबूरी। ताजा गतिरोध नेपाल की संसद भंग होने के साथ शुरू हुआ है। नेपाल में जारी राजनीतिक, संसदीय और संवैधानिक गतिरोध का निदान या प्रभाव अतिरिक्त स्तर पर जो भी हो, इसका दूरगामी प्रभाव भारत पर पड़ेगा। वैसे नेपाल के हर फैसले और नीतियों का भारत पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ता ही है। यदि उसमें चीन का समीकरण जोड़ दिया जाए तो वो प्रभाव अधिक हो जाता है। उल्लेखनीय है कि सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और भूगोल की दृष्टि से कोई भी दो देश इतने नजदीक नहीं है जितने कि भारत और नेपाल है। भारत की विदेश नीति हमेशा पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देने की रही है। सीमा विवादों के बावजूद भारत की प्रत्येक सरकार नेपाल के साथ अपने रिश्तों को काफी अहमियत देती है। कुछ वर्षों से भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि नेपाल के साथ अपने संबंधों को बदलते परिवेश में परिष्कृत करे। नेपाल के वर्तमान संकट की स्थिति के संदर्भ में देखें तो भारत के लिए भी एक चुनौती है, जिसे बड़े ही संवेदनशीलता और कूटनीति के साथ संभालने की जरूरत है। इसी विषय पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को संजोए है आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक है नेपाल की राजनीति, भारत इधर चीन उधर। भारत और नेपाल में राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है। चीन की साम्यवादी सरकार इसे साम्यवादी तरीके से चलाने की सलाह देती है। कई लोगों को लग रहा है कि चीन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को इकट्ठा रखना चाहती है और भारत इसे तोड़ना, जबकि ऐसी कोई बात भारत की तरफ से नहीं है। फिर भी नेपाल में एक पॉलिटिकल जोक चल रहा है, एनसीपी यूनाइटेड बाय चाइना एंड डिवाइडेड बाय इंडिया। नेपाल में संसद भंग हो गई है, कम्युनिस्ट पार्टी के गुटों में खींचतान जारी है। इसका असर भारत और चीन दोनों पर पड़ रहा है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में किसी भी तरह की दरार चीन के लिए अच्छी नहीं है। असल में भारत यहाँ अपनी भूमिका बहुत ज़्यादा सीमित नहीं कर सकता और ना ही ज़्यादा कुछ कर सकता है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सलाह पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद भंग कर दिया और नए चुनाव होने का ऐलान कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री ओली पर दबाव बना रहे हैं। कुछ दिनों से कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता संवैधानिक परिषद अधिनियम से जुड़े उस ऑर्डिनेंस को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को संवैधानिक नियुक्तियों में संसद और विपक्ष की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। वरिष्ठ नेताओं ने अध्यादेश वापस लेने की अपील की और राष्ट्रपति से आवेदन किया कि वे संसद का विशेष अधिवेशन बुलाए। बात कुछ आगे बढ़ती और कम्युनिस्ट धड़े एक साथ काम शुरू करते प्रधानमंत्री ने संसद भंग करने की सिफारिश कर दी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया। इसी साल मई और नवंबर में ओली की सरकार जाने वाली थी, पर चीन की नेपाल में राजदूत को यांकी ने दखल देते हुए ऐसा नहीं होने दिया। यांकी नेपाल की राजनीति में इतना स्थान रखती है कि उनको नेपाल के किसी भी पदाधिकारी से मिलने के लिए प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होती। वे हर जगह पहुंच जाती है। इस मामले को भी यांकी ने कोशिश की थी कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड गुट के नेता और उप प्रधानमंत्री वामदेव गौतम को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ये होता उससे पहले ही ओली ने संसद भंग कर दिया। इस फैसले के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाल रहे हैं। इस मामले में अब संसद की भूमिका तो नहीं होगी। नेपाल के संविधान में संसद भंग करने को लेकर कोई साफ साफ निर्देश नहीं है। इसे आर्टिकल 76 में उल्लेख है कि अगर प्रधानमंत्री विश्वास मत खो देते हैं तो राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा को भंग कर देंगे और 6 महीने के भीतर दूसरे चुनाव की व्यवस्था होगी। भारत, जहां दुनिया की राजनीति में अपनी बड़ी भूमिका की उम्मीद कर रहा है, उसे अपने पड़ोसी देश से अच्छे और बेहतरीन संबंधों की उम्मीद करनी चाहिए। भारत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल के ज्यादा करीब है।
भारत और नेपाल के बीच मजबूत सरकारें हैं, अतः हर संवेदनशील मुद्दे का अच्छा हल निकल सकता है। सभी को सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है। आमीन। तो ये था दोस्तों आज का यानी कि 25 दिसंबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु ने। इसका शीर्षक था नेपाल की राजनीति, भारत इधर चीन उधर। कल एक और नए विषय पर एक नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।